नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद हिंदुस्तान में जश्न मना रहे कुछ मुसलमान नेताओं की। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद वहां के लोग डर और दहशत में जी रहे हैं। महिलाएं अपने आप को घरों में बंद करके रख चुकी हैं, कैद हैं घरों के अंदर। सड़कों पर तालिबान आतंकी राइफल और रॉकेट लॉन्चर के साथ घूम रहे हैं। आम अफगानी अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि उड़ते हुए हवाई जहाजों के पहिए तक से लटक कर अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन यहां तालिबान राज में रहने को तैयार नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ जमा है। हर शख्स तालिबान के बर्बर रवैये से घबराया हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें तालिबान का शासन पसंद है। ये वे लोग हैं जो खुद को मुसलमानों का नुमाइंदा बताते हैं, लेकिन तारीफ तालिबान की कर रहे हैं, उस तालिबान की जो अपनी कट्टरता और बर्बर कानूनों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। हिंदुस्तान के दो मुसलमान नेताओं ने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर उन्हें बधाई दी है। इनमें एक है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी, जिन्होंने ये कहा कि हिंद का मुसलमान अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर उसको सलाम करता है। ये कौन होते हैं हिंद के मुसलमान की ओर से बोलने वाले सेल्फ अपॉइंटेड ठेकेदार? तो दूसरे मुसलमान नेता हैं यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने तालिबान आतंकियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी है। आपको भी सुनाते हैं इन दोनों मुस्लिम नेताओं के तालिबानी बोल। एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फ़ौजों को शिकस्त दी और उनके दाखिले का जो अंदाज़ सारी दुनिया ने देखा। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। हमारा देश जब अंग्रेज़ों के कब्ज़े में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्ज़ा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह का उनका भी कब्ज़ा, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं। इसको आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है। दिल्ली से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं, शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ हैं और बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला भी हमारे साथ हैं। जावेद, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये लोग भारत की आज़ादी की जंग जो है, तालिबान का जो कहर बरपा है अफगानिस्तान में, उससे जोड़कर देख रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो अपने आप को वो हिंद के मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं? देखिए, लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि जब तालिबान की क्रूरता की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन फिर भी कुछ जो नेता हैं वो तालिबान के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। और हम देखिए, जो दिल्ली में अफ़गानी नागरिक रह रहे हैं वो भी इस बात को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तालिबान का, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ अफ़गानी नागरिक हैं, उनसे भी समझते हैं कि आखिर जो यहाँ कुछ नुमाइंदे हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उस पर क्या सोचते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो तालिबान का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? किस हिसाब से? तालिबान के हिसाब से तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में भी कुछ ऐसे नेता हैं। हाँ है, क्यों नहीं है। अभी छोटे बच्चे के भी पूछ ले रहे हैं, आप बता देता है कि तालिबान का सपोर्ट है। ज़्यादा कंट्री से जो सपोर्ट करते हैं उसमें बंदूक देता है, कपड़ा देता है, खाना, सैलरी, सब कुछ उसमें देता है। बिना उसमें ये लोग काम नहीं करता है। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट जैसा है जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। बस यही काम है इन लोगों का, और कुछ काम नहीं है। इस्लाम यही नहीं होता है कि जो किसी का बिना वजह से। बता रहे थे अभी के क्या हालात हैं, आप ज़रा बताइए और नेताओं को बताइए जो समर्थन
समर्थन कर रहे हैं तालिबान का, कि अभी क्या हालात हैं वहाँ पर? हालात यही बोल रहे हैं कि अभी बोल रहे हैं कि इसमें और हम लोगों के साथ कुछ काम नहीं करेंगे, आप आ सकते हैं अपने काम पे जगह पे। मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है जो लोग गवर्नमेंट पे पिछले वाले गवर्नमेंट जो काम कर रहा था उसको रात में अंधेरी रात में उसको पकड़ लेते अपने साथ ले जाता है। जैसे अपना रिलेटिव है उधर 3 दिन से ले गए साथ में, ना कुछ उसका वॉइस है ना उसका फ़ोन है ना कुछ। एक हमारा रिलेटिव है उसको पकड़ लिया, वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था, उसको ले गए साथ में, ना कुछ वॉइस है ना कुछ इसमें मैसेज है ना कुछ फ़ोन है कि उसको खबर मिल जाए कि ज़िंदा है या मुर्दा है। उसका अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं है, यही प्रॉब्लम चल रहा है उधर। तो ये चुपके काम करता बता है। रहे हैं कि इनके एक रिश्तेदार को 3 दिन पहले ले जाया गया था, लेकिन अभी उनकी कोई खबर नहीं है। ये सुनना चाहिए उन नेताओं को जो यहाँ बैठकर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं आनंद। जावेद, कल शाम को मैं निसार अहमद साहब से बात कर रहा था। निसार अहमद शेरजाई हैं, वो भी अफगान मूल के हैं जो कि भारत में है। वो कहते हैं कि उनके पहचान की एक महिला है, उनके परिवार पहचान का एक परिवार है जहाँ की एक बेटी है, वो अफगानिस्तान पुलिस में काम कर रही थी। उसका पिता तालिबान के साथ था, उसने तालिबान के कहने पर अपनी बेटी को ही मार दिया, उसकी आंखें निकाल डाली। ये प्रत्यक्ष ये बात मेरे सामने कल शाम को यहां पर CNN न्यूज़ 18 पर मेरे शो पर निसार अहमद शेरजाई ने की है। इस तरह की क्रूरता और बर्बरता को अंजाम देने वाले लोग हैं जिनकी यहां पर पैरवी हो रही है, और वो नेता जो अपने आप को हिंद के मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या कहना चाहिए? इनको कह देना चाहिए कि अगर आपको इतना ही है तो चले जाइए, वहीं बैठिए कंधार में, धोते रहिए उन तालिबानियों के पांव और खाते रहिए उनके लाते और जूते। फिर आपको समझ में आएगा कि आप कितने महफूज हैं हिंदुस्तान में, और यहाँ खड़े होकर यहाँ बैठ करके आपको इतनी आज़ादी है कि आप ऐसी बात कर सकते हैं। शैलेंद्र वांगू, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे हैं। तालिबान के हितैषी अब धीरे धीरे बोलना शुरू हो रहे हैं, बिल से निकल रहे हैं भारत में भी। आनंद, सबसे अहम बात यह कि तालिबान का खौफ क्या है, क्या होता है, क्या है तालिबान का खौफ। ये उन तस्वीरों को दोबारा देखना चाहिए एक बारी, जो 16 अगस्त को एयरपोर्ट से सामने आ रही थी। 16 अगस्त को एयरपोर्ट पर तमाम भीड़, जो अफगानी नेशनल्स हैं, वो जहाज के विंग पर भी अफगानिस्तान से बाहर भागने के लिए कोशिश कर रहे थे। हमने वो तस्वीर भी देखी है कि कुछ लोग विमान के टेक ऑफ के बाद घिर भी गए, और विमान के लैंड करने के बाद उसके टायर में मानव अंश भी टायर के अंदर मिले हैं। यानी कि ये वो लोग हैं, ये वो अफगानिस्तान के लोग हैं, ये वो अफगानिस्तान के मुस्लिम्स हैं जो देश छोड़कर भागना चाहते हैं। अगर हालात इतने ही अच्छे हैं, अगर तालिबान इतनी ही सुरक्षित एक सरकार बनाने को तैयार है, तो लोग वहां से भागने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? एक आम आदमी क्यों एयरपोर्ट पर जाकर गोली खाने को तैयार है, लेकिन वो देश छोड़ना चाहता है? ऐसे में न सिर्फ उन लोगों के लिए जो देश छोड़ना चाहते हैं, हमने कल ये भी देखा है कि CCS की बैठक है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा कि वहां पे जो भी हिंदू हैं उनको सुरक्षित वापस निकाला जाएगा। वहां पे जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिसमें सिख और हिंदू शामिल हैं, उनको भी सुरक्षित वापस भारत लाया जाएगा। लेकिन उन तमाम अफगानी भाइयों बहनों के लिए भी भारत सरकार खड़ी है, जिसके लिए एक विशेष वीजा की कोशिश भी की गई है, एक नई प्रणाली शुरू की गई है कि उन लोगों को, जो अफगान नेशनल्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा धर्म के आधार पर, और वो तालिबान के कहर से बचना चाहते हैं, भारत में शरण पाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए हमने तो दरवाजे खोल दिए शैलेंद्र वांगू, हमने तो दरवाजे खोल दिए। लेकिन ये 57 OIC के जो मुल्क हैं, इस्लामिक देश हैं, उन्होंने तो दरवाजे बंद कर रखे हैं। तुर्की तो अपने वहां पे तो बॉर्डर सील कर रहा है ईरान के साथ, ताकि ईरान के रास्ते कोई अफगानी हमारी उस तरफ ना आए। ईरान ने कहा है शिया को छोड़ के और किसी को आने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान अब दुनिया को कहेगा हमें डॉलर दो, तो फिर इनके लिए दरवाजे खोलेंगे। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, सब तरफ से तो मुसलमान देश हैं, कोई भी अपने दरवाजे खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत से उम्मीद की जा रही है, और भारत के अंदर बैठे ये लोग हैं। और ये तस्वीरें अभी आ रही हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। तो जो कि पाकिस्तान में जब राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह की जो मूर्ति के साथ जिस तरह का कृत्य किया गया, उसके बाद उसके विरोध में आज पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर फिर से अब प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी के युवा काडर जो है वो लग रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी के झंडे लेकर दिख रहे हैं कई सारे। अब इस पर ग्राउंड रिपोर्ट और रिपोर्टर से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ड्रामेटिक विजुअल्स हैं, ये देखिए बीजेपी के ही हैं लग रहा है, अखिल भारतीय विद्या परिषद ABVP और बीजेपी का जो युवा मोर्चा है
वो वहां पर अब नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वहां पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में एक गणेश जी के मंदिर को तोड़ दिया गया था। अब तस्वीरें आई कि 16 अगस्त को वहां पर एक औरत पर इस तरह से बर्बरता से अटैक हुआ और कल ही राजा रणजीत सिंह के जो प्रतिमा थी उसको भी उसके साथ जिस तरह का कृत्य किया गया, उसे तोड़ा गया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हाँ, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आए दिन पाकिस्तान में इस तरह के करतूतें हो रही हैं, इस तरह के कारनामे हो रहे हैं। और पाकिस्तान का ही हाथ अफगानिस्तान मूल के किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी अफगानी से पूछ लीजिए कि आज तालिबान वहां पर अगर बैठा है तो क्यों बैठा है, तो वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान ने ये प्रॉक्सी वॉर किया है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों से उनका ज़हनी हक छीना है और ये सारा कृत्य पाकिस्तान का है। और आज पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर अब इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पुलिस, RAF है, CRPF की कुछ काडर भी है, दिल्ली पुलिस भी है और सब वहां पर क्राउड को कंट्रोल करने में लगे हैं। हाथापाई पर बात आ गई है और ये तस्वीर जो आपके दाईं तरफ है इसी के बदले में, इसी का रोष दिखाने के लिए वहां पर आज दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर बीजेपी के युवा मोर्चा के कई सारे काडर वहां पहुंचे हैं। नीरज जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी नीरज, अब वहां पर थोड़ा हाथापाई लग रही है, एम्बेसी को तो बैरिकेड किया गया, लेकिन उस बैरिकेड को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। बिल्कुल आनंद, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहती है, चाक चौबंद रहती है, लेकिन बैरिकेड को तोड़ के आगे बढ़ गए हैं बीजेपी युवा मोर्चा के लोग। और महाराणा रंजीत सिंह की प्रतिमा को पिछले दिनों ही लाहौर में तोड़ा गया था और जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान से आह्वान किया था कि इस तरह की घटना को अंजाम न दे। और ये तीसरी ऐसी घटना है जो इसको हाल के वक्त में अंजाम दिया, प्रतिमा तोड़ने की पाकिस्तान की तरफ से। और लाहौर में जब इस तरह की घटना होती है तो उसका विरोध बीजेपी युवा मोर्चा को लगता है कि इस तरह की घटनाएं अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ है। वहां जो मौजूद लोग हैं और भारत की तरफ से भी जो आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें ये साफ कहा गया था कि इस तरह की घटनाओं को रोके, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो आज ये विरोध दर्ज कराने पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और इनका कहना है कि पाकिस्तान बार बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, कोई एक घटना नहीं है। और विरोध इसीलिए है कि पाकिस्तान उच्चायोग के माध्यम से पाकिस्तान को पता चले कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की प्रताड़ना या इस तरह की प्रतिमा तोड़ने की घटनाओं को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और यही नहीं, अगर इस तरह के कृत्य करेंगे तो फिर इनको इनका इतिहास भी याद दिलाना पड़ेगा कि अगर और राजा रंजीत सिंह और जोरावर सिंह और हरी सिंह नलवा जैसे लोग खड़े हो गए तो फिर इनकी क्या हालत होगी। नीरज, ये कोई तरीका नहीं है। और पाकिस्तान दुनिया के सामने शर्मसार हुआ है इस तरह के कृत्य जो आए दिन हो रहे हैं वहाँ। इस बारे में जानता है, लेकिन पाकिस्तान में जो अलगाववाद या इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं वो उनको ये बातें समझ में नहीं आती। और समझ में जब नहीं आती है तो इस तरह का प्रोटेस्ट ही पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर होता है। और भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी साफ और कड़ा संदेश दे दिया गया पाकिस्तान को कि आप ऐसे मसलों पे कार्रवाई करें, नहीं तो आने वाले वक्त में भारत की तरफ से चार्ज डी अफेयर जो कार्यवाहक राजदूत हैं यहाँ पाकिस्तान, माफ कीजिएगा कार्यवाहक उच्चायुक्त हैं, उनको बुलाकर समन किया जा सकता है अगर इस तरह की घटनाओं को आगे भी अंजाम दिया गया। तो भारत ने रुख कड़ा किया है, लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा जो कि इस तरह की घटनाओं की निंदा करती है बार बार, वो यहाँ पहुंची हुई है पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन करने। तमाम अर्धसैनिक बलों को आप देख रहे होंगे, दिल्ली पुलिस के भी लोग हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपना विरोध दर्ज करा दिया है इन लोगों ने। सबसे बड़ी बात यह है, इसी पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर अभी बहुत सारे वहां से जो शरणार्थी हैं वो भी खड़े हुए हैं और वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अपनी अपनी नोटिफिकेशन को कैंसिल करें, ताकि इनका जो पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए जो पहले कलेक्ट्रेट से हो सकता था, इन्हें पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने लाइन लगाकर वहां गुहार ना लगानी पड़े। उस पर भी सरकार को कुछ करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के कृत्य और अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का कृत्य वहां पाकिस्तान में किया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन आप देख रहे हैं। तस्वीरें लाहौर में जो घटना घटी, राजा रंजीत सिंह की जो प्रतिमा थी उसके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार, अनादर किया गया, उस प्रतिमा को ठेस तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया, जिसके बाद जो व्यक्ति वहां आपके कैमरा में तस्वीरों में दिख रहा है सफेद कपड़े पहने, उसको गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ये आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ये तीसरी या चौथी बार इस तरह से हो रहा है राजा रंजीत सिंह की
की प्रतिमा के साथ। वहीं इस तरफ आज देख रहे हैं कि दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी को बीजेपी युवा मोर्चा ने घेर रखा है और कहा है कि ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए और विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस वहां पर पहुंचे, वहां पर मौजूद जो प्रदर्शनकारी हैं उनको कंट्रोल, काबू में लाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला जी, दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ ये तालिबानी जो वहां काबिज हुए हैं उसकी वजह से ऐसे जो लोग हैं कट्टरपंथी, इनकी आवाजें थोड़ी बुलंद होती दिख रही हैं, और दूसरा अल्पसंख्यकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, भले ही वो अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में हो। देखिए आनंद जी, तालिबान का जो चेहरा है अभी पिछले 5-6 दिनों से एक बार फिर सबके जहन में ताजा है। महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है, किस तरीके से उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान कि ये फ्रीडम फाइटर्स की तरह है, निश्चित रूप से इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक बात, दूसरी बात, मेरा स्पष्ट कहना है, बहुत साफगोई से कहना है कि शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान के पीछे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सोच काम करती है। तमाम ऐसे अवसर आए, चाहे प्रभु राम के मंदिर का निर्माण का मामला हो, चाहे जनसंख्या नीति का सवाल हो, चाहे कोरोना की वैक्सीन का सवाल हो, तमाम ऐसे इश्यूज पर बर्क बयान देते हैं। क्योंकि अखिलेश जी को कुछ तकनीकी कारणों से कुछ बयान वो नहीं दे सकते, इसके नाते से ऐसे चेहरों को उन्होंने आगे कर रखा है। लेकिन राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा होता है, जो लोग मजहब को आगे रखते हैं, ऐसे लोगों की जो संख्या है वो कहीं न कहीं मुसलमानों के लिए भी नुकसानदेह है। ऐसे लोगों के बयान से पूरी मुसलमान कौम बदनाम होती है। हमको लगता है उनको आगे आना चाहिए, इस समाज को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए। ये अपने आप को तो मुसलमान को, हिंद के मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल, नोमानी और बर्क जैसे लोग हिंद के मुसलमानों के ठेकेदार बताते हैं, और इन लोगों को वो नहीं दिख रही तस्वीरें। क्या वो मुसलमान नहीं थे जो प्लेन पर चढ़कर गुहार लगा रहे थे कि हमें ले चलो यहाँ से, तालिबान के कहर से बचाओ? तालिबान खुद इस्लाम को बदनाम कह रहा है। एक अफगान युवा आज यहाँ हमारे शो में ये कहकर गया है। बिल्कुल आनंद जी, आपने जो शुरुआत की अपने शो की, उसमें अफगानी नागरिक किस तरीके से अपनी व्यथा को बता रहा है। तमाम विजुअल्स आए कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। ऐसे समय में उसकी तरफदारी करना, हमारे फ्रीडम फाइटर्स से तुलना करना, ये अपमान है स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों का, जो समाजवादी पार्टी कर रही है। और अभी आपने एक चित्र दिखाया जो परसों जिस तरह की घटना पाकिस्तान में हुई, और ये सारी घटनाएं एक बात को साबित करती हैं कि हमारी सरकार ने जो नागरिकता देने का कानून बनाया था, आज वो कानून काम आएगा ऐसे जो अल्पसंख्यक हैं इन देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में जो अल्पसंख्यक है धार्मिक रूप से, जिनको जो और कहीं नहीं जा सकते, आज वो कानून रक्षा कवच की तरह उनके लिए काम आएगा। और भारत सरकार ने निर्णय भी लिया है, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क हो या पीस पार्टी के नेता हो या तमाम लोग हो, ये लोग मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमान कौम को तो थोड़ा इतिहास को खंगालने की भी जरूरत है, थोड़ा इनको भी ये पता करने की जरूरत है क्या ये वो लोग हैं जिनके जानकार और जिनके परिवार के लोग वो लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के लिए वोट किया था 1946 में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में उस वक्त रहकर ये कहा था कि इस भारत का बंटवारा हो, और फिर भी आज यहीं पे काबिज हैं और आज आगे भी जाकर यही चाहते हैं। ये थोड़ा हमको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान का जो पंजाब है, जो वहां का सिंध है, जो वहां का खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर लोगों ने वोट नहीं किया था। जो आज का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश है, हैदराबाद है, यहां के लोगों ने, यहां पर मुसलमानों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की पार्टी कांग्रेस पार्टी को ना चुनकर मुस्लिम लीग के लिए वोट किया था, पार्टीशन के लिए वोट किया था। क्या ये वो लोग हैं जो भारत के टुकड़े होते हुए देखना चाहते हैं आज भी, जो भारत पे संविधान का नहीं पर एक दीन का कब्जा देखना चाहते हैं? ये सवाल पूछने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल आपने कई सवाल वैलिड सवाल उठाए हैं, और देश में कई तरह के इस तरह के ग्रुप सक्रिय हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग कह सकते हैं, तमाम एवार्ड वापसी गैंग के लोग हैं, मोमबत्ती गैंग के लोग हैं जो इस तरह के अभियान चलाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में जो हो रहा है, अभी इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा होगा तब तो इनके पास पूरा भूगोल की जानकारी हो जाएगी, वहां के इतिहास की जानकारी हो जाएगी, वहां हो रहे अत्याचार की जानकारी हो जाएगी। लेकिन यहीं से बगल में सटे अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए इनके पास शब्द तक नहीं है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से महिलाओं के प्रति इनका व्यवहार है, वहाँ के जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग हैं, वो किस तरह से वहाँ उस देश को छोड़ के जाना चाहते हैं।
और आपने जैसा कहा नहीं, और मनीष जी एक और बात है, ये अपने आप को हिंदी मुसलमान कहते हैं। अगर हिंदी मुसलमान है तो अरबी तलफ़ुज़ क्यों, अरबी सलीका क्यों, अरबी शरिया क्यों? हिंद का मुसलमान तो हिंद का मुसलमान है। देखिए आनंद जी, अब इनके विरोध का स्तर देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने देवबंद में एटीएस का कमांडो सेंटर खोलने की बात जैसे ही की, ये भी इसको भी धर्म के नजरिए से देखना शुरू करते हैं। यानी आप किसी एक धर्म को ये साबित करना चाहते हैं कि ये बर्बर हैं, ये आतंकवादी हैं। इस तरह के बयान तो यही दिखाते हैं कि आप एक धर्म को स्वयं टारगेट कराना चाहते हैं। लेकिन उस धर्म के, उस समाज के लोगों को अब सामने आना चाहिए, वर्ग या इस तरह के लोगों का विरोध करना चाहिए। नहीं तो ये लोग आपके लिए सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मोहसिन रजा भी बोल रहे हैं। मनीष जी जरा बनिए मेरे साथ, रहिए मेरे साथ। और आतंक की विचारधारा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये साफ नजर आ गया, क्योंकि जिस तरह के बयान तालिबानियों को लेकर आए हैं, तालिबान के आतंक को लेकर आए हैं, जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में जुल्म कर रहा है महिलाओं पर, बच्चों पर, वहां के आम जन पर, इसको लेकर पूरा विश्व चिंतित है कि आज मानवता को यह देखना पड़ रहा है, ये दिन आ गया है कि तलवार और गोली और बम के नाते आप कहीं पर भी आतंक करके सत्ता हासिल करेंगे। तो ये विचारधारा समाजवादी पार्टी की हो सकती है, ये विचारधारा कांग्रेस की हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत की विचारधारा की सरकार और 130 करोड़ जनता के हितों की सरकार चलाने वाली विचारधारा है हमारी। इसलिए हमने जब भी कोई प्रश्न उठाए हैं, उस प्रश्नों के ऊपर सवाल उठाती है अनर्गल, वो कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे हमारी सेना पर सवाल उठाने की बात अगर आती है तो सेना पर सवाल उठाते हैं कांग्रेस के सांसद, और अगर हमारे यहाँ उनकी सरकार समाजवादी की आती है उत्तर प्रदेश में, तो आतंकियों से मुकदमे हटाने की बात समाजवादी पार्टी की सरकार करती है, आतंकियों को महिमा मंडित करने की बात करती है। और 3 बजे रात में अगर अदालत फांसी की सजा सुनाती है किसी आतंकवादी को, तो ये सारे के सारे वकील करके 3 बजे सर्वोच्च न्यायालय खुलवाते हैं कि आतंकियों के समर्थन में खड़े होते हैं। तो ये विचारधारा साफ हो गई है देश और प्रदेश के सामने। अभी 22 में जनता बताएगी इनको, और हम तो साधुवाद और धन्यवाद करेंगे प्रदेश और देश की जनता का कि कम से कम सुरक्षित हाथों में आज देश को और उत्तर प्रदेश को दे रखा है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज एटीएस काम कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं उत्तर प्रदेश की, आप मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस सेना पर भरोसा नहीं करती, आतंकियों पर भरोसा करेंगे आप। आपके विचारधारा सामने आई, आपके सांसद ने जवाब दिया है। अब ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये उनका अपना विचार है, ये समाजवादी पार्टी का विचार है, विपक्ष का विचार है, ये आपकी विचारधारा है आतंक के साथ जाने की। तो अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपको देख चुकी है, आपका मुखौटा सामने आ चुका है। सर, अफगानिस्तान को लेकर भी भारत का जो रुख है, अब वहीं तालिबान की तारीफ वाले बयान पर अब केस भी दर्ज हो गया है। न्यूज़ 18 की अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ केस इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि उन्होंने एक रोज पहले यानी 17 अगस्त को तालिबान के समर्थन में विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 के आदित्य राज कौल की खबर है कि हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा अंस हक्कानी काबुल पहुंच गया है। इससे पहले मुल्ला गनी बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी कंदाहार पहुंच चुके हैं। दोनों के शाम तक काबुल पहुंचने की खबर है। प्रोग्राम उनका ऐसा ही लग रहा है। खबर यह है कि बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तालिबान का सह संस्थापक सदस्य है और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी है। सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान का करीबी है और पाकिस्तान चाहता है कि उसे सरकार में अहम रोल मिले। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान की औपचारिक सरकार बनने की हलचल तेज होने लगी है। इस बदलाव की हलचल के बीच डर और दहशत में किसी तरह की कमी नहीं आ रही है। सड़कों पर जगह जगह तालिबान के लड़ाके नजर आ रहे हैं। इसी बीच तालिबान ने काबुल में अपनी सेना भी तैनात कर दी है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद ही वहां के लोगों में डर और दहशत का माहौल है। हर रोज तालिबानी जुल्म और जोर जबरदस्ती की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अफगानी लोग डर के मारे या तो अपने घरों में कैद हैं या फिर अपना मुल्क छोड़ने के लिए हवाई अड्डों की तरफ खाक छान रहे हैं। 2 दिन पहले
काबुल एयरपोर्ट से सामने आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया था, क्योंकि अपने ही मुल्क से जान बचाकर भागने के चक्कर में 10 से ज़्यादा अफगानिस्तानी नागरिक अपनी जान गंवा बैठे। लोग हर हाल में अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनके जहन में 20 साल पहले के तालिबानी आतंक और दहशत की यादें आज भी ताज़ा हैं। अफगानिस्तान के न्यूज़ चैनल टोलो न्यूज़ के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में इकट्ठा हैं, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्लाइट में उन्हें देश से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और दूसरे लोग देश छोड़ने की आस में वहां पर बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद सबसे बुरा हाल महिलाओं का है, जो सख्त तालिबानी नियमों के बारे में सोचकर ही दहशत में हैं और अपनी जान बचाने के लिए घरों में ही कैद होकर रह गई हैं। काबुल के ज़्यादातर हिस्सों में तो महिलाओं ने बाहर निकलना बंद ही कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि घर से बाहर निकलते ही तालिबान आतंकी उन्हें अपना निशाना न बना लें। दिल्ली से नीरज कुमार और चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये जो कंधार पहुंचा है मुल्ला बरादर, वो तो अमरीकी प्लेन में ही गया है। अमेरिका का विरोध करने वाला अमेरिकी ही प्लेन में बैठकर कंधार पहुंचा है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। आनंद, अगर आपको याद होगा ये 2018 में, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन में बरादर की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद अमेरिकी पैरवी से ही उसको रिहा किया गया था 2018 में। तो अमेरिकी प्लेन से अगर वो कंधार तक पहुंचता है तो इसमें आपको या हमको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरादर के अमेरिका से अच्छे संबंध है। दूसरी अहम बात कि अमेरिका ने जिस तरह से अपने आप को अफगानिस्तान से अपने फौजों को हटाया है, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं तालिबान को अमेरिका का समर्थन भी था। और दोहा में जो विभिन्न वार्ताओं का दौर चला है उसमें तालिबान के नेताओं से भी बातचीत हुई है। बरादर की अगर बात की जाए तो बरादर को फाउंडर तो है ही तालिबान का। अफगानिस्तान में जो मजबूती से पैर पसारा है तालिबान ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए, उसमें उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और कंधार, क्यों कंधार पहुंचा है? इकोनॉमिक हब के तौर पे जाना जाता है कंधार। और कंधार आपको याद होगा भारतीय वायु जब अपहरण का मामला आया था भारतीय प्लेन को, तो वहीं रखा गया था। तो कंधार तालिबान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कंधार का एक और एंगल है नीरज की, अहमद शाह अब्दाली जो है प्रॉफिट मोहम्मद का जो एक शॉल है, एक श्राउड जो है, वो वहां से लेकर आया था उज्बेकिस्तान से, और वहां से बुखारा से लेकर आकर उसे कंधार में रखा था। और मुल्ला उमर ने अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए कंधार में उसी इसका हवाला दिया था, उस श्राउड का हवाला दिया था, उस चोगे का हवाला दिया था जो कि प्रॉफिट का है। और इसी सिलसिले में इसीलिए कंधार पर कब्जा और कंधार से शुरुआत करना इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलीजियस तौर पे, भले ही डेमोक्रेटिक तौर पर और औपचारिक तौर पर इनका कॉन्स्टिट्यूशनली कोई वैलिडिटी नहीं है, लेकिन रिलीजियस तौर पर अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए वो शायद वहां से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये एक और बात वहां पर है। लेकिन चंदन, एक बात यहां सामने निकल के आई है कि देखिए, पाकिस्तान का ये कृत्य है, पाकिस्तान के हाथ में कठपुतली बनकर बैठेगा वहां पर। अशरफ गनी आउट, अब्दुल गनी इन, लेकिन ये गेम जो है ये खेला जा रहा चीन और पाकिस्तान का है। बिल्कुल, देखिए, जो महिलाएं या जो लोग अफगानिस्तान के भारत में शरण लिए हुए, वो साफ तौर पर कहते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे या अफगानिस्तान की बर्बादी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को शह दी, पाकिस्तान ही अंदर अंदर वहाँ ये सारे गेम प्लान कर रहा था, और उसके बाद अफगानिस्तान की हालत जो है ये बनी है। तो अफगानिस्तान को लोग तो ज़रूर इस तरह से आरोप दे रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो अफगानिस्तान में अभी भी 50% लोगों के पास खाने पीने की दिक्कत है, महिलाएं डरी घबराई हुई हैं। तालिबान चाहे धार्मिक एंगल देख करके अपने आप को अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करे, लेकिन तालिबान के पहले महिलाओं की ये हालत नहीं थी। कम से कम लड़ाई झगड़े अगर होते थे तो वहाँ पर कबीलों के बीच होती थी। महिलाओं की जो हालत है, बता रही हैं, महिलाओं से जब बात हुई, वो अपने घरों में जब बात करती है तो कहा गया कि तालिबान के लोग घरों में आकर के पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कितनी महिलाएं रहती हैं, किनकी क्या एज है। यानी कि जाहिर तौर पर फिर से वही खेल कहीं शुरू ना हो जाए जो खेल आज से 2 दशक पहले शुरू हुआ था। तो महिलाओं को ये डर है कि पाकिस्तान के समर्थन से बना तालिबान कभी नहीं सुधरने वाला। उसका रंग काला है, उस पर कोई भी पेंट चढ़ा दो वो काला का काला ही रहेगा, उसकी करतूतें काली ही रहेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन, क्योंकि इसी बीच अफगानिस्तान से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर तालिबान की तरफ से किए जा रहे दावों के बिल्कुल विपरीत है।
असवाका न्यूज एजेंसी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें अफगानिस्तान के सुरखरोड जिले में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। ये लोग तालिबान से अफगानिस्तान के राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय झंडे को नहीं हटाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान तालिबान की तरफ से गोलियां भी चलाई गई। सुनिए फायरिंग की आवाज। बंदूक की नोक पर चलाना चाहती है सरकार तालिबान। फायरिंग होते ही अफरा तफरी मच गई। इन विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं। अब नीरज अगर इन्हीं तस्वीरों पर रहे और अगर बात करें तो एक बात है कि तालिबान जो है पश्तून लादा हैं और ये माइनॉरिटी में है अफगानिस्तान में, सिर्फ 42% हैं। 57% तो हज़ारा और ताजिक जो मिलकर हैं, जिनकी सहमति से ये काम नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे ये जो दृश्य हम देख रहे हैं ये धीरे धीरे हर प्रांत में, हर जिले में धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी और इनका विरोध भी बढ़ने लगेगा। खुद तालिबानी और ये जो जितने घुसे हैं 13 अलग अलग गुट हैं, इनके अंदर भी गुटबाजी होगी। कौन कहां कितनी देर काबिज होगा, किसके कंट्रोल में क्या होगा, यहीं पर लड़ाइयां फिर शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल आनंद, लड़ाई तो शुरू होगी, लेकिन इस बार तालिबान की स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव था। जो अफगानिस्तान पे कब्जा करने की स्ट्रेटजी थी, आपने ठीक कहा कि पश्तून अल्पसंख्यक है वहां बाकी समुदाय की तुलना में, लेकिन ताजिक और उज्बेक और दूसरे उज्बेक लोगों में पहले इन्होंने विश्वास बहाली की कोशिश की। उत्तर पूर्व और पश्चिमी हिस्सा जो है अफगानिस्तान का, वो इन दो जातियों और समुदाय के लोगों का है, उज्बेक और ताजिक। पहले वहां इन लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वास बहाल किया, वहां अधिकार स्थापित किया और उसके बाद पश्तून समुदाय का जो जहां वर्चस्व है उसके बाद अफगानिस्तान में ये लोग आगे बढ़े। और पंजशीर जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वहां भी ताजिक समुदाय के लोग हैं। तो वो लोग, पिछली बार आपको याद होगा जब नॉर्दर्न अलायंस हुआ करता था तो वहां ताजिक समुदाय के लोग थे और पंजशीर के एक छोटे से हिस्से की वजह से ही तालिबान का पूरा विरोध शुरू हुआ था, जिसको विभिन्न देशों ने समर्थन भी किया था। तो इस तरह की कबीलाई लड़ाई जो होती है अफगानिस्तान में वो तो होती रहेगी। अब्दुल्ला सालेह ने जो घोषणा की है कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ते रहेंगे और पंजशीर में रहकर ही, तो ये महत्वपूर्ण है अपने आप में। तालिबान की राह आसान नहीं होने वाली है, लेकिन निर्भर इस बात पे भी करेगा आनंद की बाकी देशों का समर्थन कैसे होता है तालिबान को। दूसरी अहम बात यह कि तालिबान क्या अपने आप को पिछले तालिबान से अलग तालिबान साबित करता है कि नहीं। पिछले तालिबान, जैसा अभी चंदन जजवाड़े कह रहे थे कि काले में आप कितना भी रंग डाल लीजिए वो काला ही रहेगा, तो ये काला ही रहेंगे। इनकी ये प्रवृत्ति कभी बदलने नहीं वाली है और धीरे धीरे अमरुल्ला सालेह और उनके साथ साथ बाकी लोग भी ऐसे ग्रुप करने लगेंगे। खुद इनके बीच में, तालिबानियों के बीच में इतनी गुटबाजी होगी कि यहाँ पर, जैसा मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ अभी लड़ाई इन्होंने जीती है, पूरा युद्ध अभी बाकी है और इस युद्ध में सब खप जाएंगे। जिन्होंने इनका साथ दिया है, इनको खड़ा किया है, वो सब खप जाएंगे, चाहे वो चीनी हो या पाकिस्तानी हो। वहीं अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं पर बात की। इसमें महिलाओं के प्रति उनका रवैया कैसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संग वो संबंध रखना चाहता है, मीडिया के लिए उसके क्या नियम होंगे, इस बारे में भी उसने बात की। तालिबान के प्रवक्ता ने साथ ही साथ अफगानिस्तान में मौजूद दूतावासों को भी नुकसान नहीं पहुंचाने का भरोसा दिया। इसके अलावा महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार और आज़ादी देने का वादा भी किया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह ने कहा कि मीडिया को तालिबान के बनाए नियमों के तहत काम करने की पूरी आज़ादी होगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान को मान्यता देने की भी मांग की। वहीं तालिबान को लेकर अफगानिस्तान के लोग किस कदर खौफज़दा हैं, इसकी तस्वीर भी हम आपको आज दिखाते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। तालिबान राज में डरे लोग आज भी देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जमे हुए हैं। इसी बीच एक दिल दहलाने वाली तस्वीर नजर आई जिसमें एक अफगानी महिला अमेरिकी सैनिकों से मदद मांगती नजर आई।
तालिबान की दहशत से ये लोग अपनी जन्मभूमि छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार हैं। हेल्प हेल्प, मदद करो, क्या मेरी मदद करोगे? तालिबान मेरे घर में घुस आए हैं, मेरी मदद करो। ये ऐसी चीख जो पुकार है दिल दहलाने वाली, ये एक महिला की नहीं, हज़ारों लाखों महिलाओं बच्चों की है और उनके साथ साथ पुरुषों की भी है, जो कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर भी देश छोड़कर भागने को तैयार हैं। इतनी वहाँ पर दहशतगर्दी और दहशत फैली हुई है। इस दहशत का मुकाबला करना ज़रूरी है, इसकी वकालत नहीं करना ज़रूरी है। और हमारे देश में ये निराशाजनक है कि कुछ ऐसे लोग हैं, चुने हुए लोग, जो कि अपने आप को किसी कौम का ठेकेदार बताते हैं और ऐसे तालिबान की वकालत कर रहे हैं, उनकी वाहवाही कर रहे हैं। अब भले ही काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया हो, भले ही तालिबानी अब सरकार बनाने का दावा कर रहे हो, लेकिन अफगानिस्तान की गनी सरकार में उपराष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट उन्हें कहा जाता है, रहे अमरुल्ला साले अब भी देश छोड़कर भागे नहीं हैं, बल्कि तालिबान के से आमने सामने लड़ाई की बात भी कर रहे हैं। अमरुल्ला साले ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। कहा कि संविधान के तहत अगर देश का राष्ट्रपति एब्सेंट होता है, देश छोड़कर चला जाता है, गायब हो जाता है, तो फिर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो केयर टेकर प्रेसिडेंट होता है। तो उस बिना पर मैं हूं उधर का राष्ट्रपति और अगर बात करनी है तो मुझसे करो और हम सबको मिलकर बात करने की जरूरत है। और तालिबान के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की हुंकार भी उन्होंने भर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वो मुल्क के भीतर ही हैं और कानूनी तौर पर वही पद के दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का संविधान उन्हें इसकी शक्ति देता है। उन्होंने लिखा कि वो सभी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं ताकि उनका समर्थन हासिल किया जा सके और सहमति बनाई जा सके। खास बात यह है कि अमरुल्ला साले के इलाके पंजशीर पर अभी तक तालिबान का कब्जा नहीं हो सका है, क्योंकि वहां तो ताजिक मौजूद हैं। नीरज इसी के बारे में बता रहे थे। नीरज, थोड़ा इस पर थोड़ा संज्ञान में इसको लेते हैं कि क्या ताजिकिस्तान की मदद करने के लिए और ताजिक मूल से रहने वाले अफगानियों की मदद करने के लिए एक रूस अब क्या हरकत में आएगा? क्या अब कुछ और देश होंगे जो कि इस चाइना पाक तालिबान के इस नेक्सस को तोड़ने के लिए अब ऐसे हरकत में आएंगे कि इनको अब वहीं अफगानिस्तान में इतना उलझा दो, उनको वहां पर इतना इनका पसीना बहा दो कि इनकी कमर टूट जाए? देखिए, रूस इस मामले में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। तालिबान की अगर बात करें तो इस बात की गुंजाइश कम है, क्योंकि रूस का जो स्टैंड है तालिबान को लेकर वो बहुत ही सॉफ्ट है। चीन और पाकिस्तान की जो नीति है तालिबान के माध्यम से, अफगानिस्तान के माध्यम से, वो भारत विरोधी होगी, लेकिन रूस की ऐसी नीति नहीं होगी। लेकिन तीनों देश तालिबान में उलझेंगे या चीन और पाकिस्तान के उलझने की जहां तक आप बात करें, देखिए तालिबान अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है चीन को भी और पाकिस्तान को भी। लेकिन जिस तरह से तालिबान अपने आप को सामने रख रहा है, कल जिस तरह की प्रेस वार्ता की उन्होंने, अगर बाकी दुनिया का ध्यान उस तरफ आकर्षित नहीं होता है, तालिबान जो कानून को लागू करता है, जिस तरह की हिंसा को अंजाम देता है, जिस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, जिस तरह से बच्चों को शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करता है, महिलाओं का अपमान करता है और महिलाओं की जो सम्मान है वो नहीं रहता शरिया कानून में, वो जो तालिबान लागू करता है, तो फिर पाकिस्तान और चीन अगर कुछ अगर ये तमाम चीजों पे अगर कंट्रोल नहीं करता है तो फिर चीन और पाकिस्तान उलझ सकते हैं। लेकिन ऐसे इस बात की गुंजाइश क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यह है कि एक ऑर्गेनाइज्ड बेड ऑफ टेररिज्म हो जाएगा चंदन, और इसका खामियाजा जो है भारत को तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब पाकिस्तानी क्या करेंगे, सारे जिहादी वहां अफगानिस्तान में भेजकर वहां उनके ट्रेनिंग कैंप खड़े कर देंगे। अफगानिस्तानियों के अफगानी जिंदगियां तो बर्बाद करेंगे, लेकिन दुनिया भर में अब ड्रग्स और दहशतगर्दी इसकी फैक्ट्री इसको बना देंगे अफगानिस्तान को। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की कोशिश यही रही है, क्योंकि आज से 20-30 साल पहले की जो अफगानिस्तान की सरकार थी या बाद में भी अफगानिस्तान के आवाम जो हैं वो भारत को अपने ज़्यादा करीब देखते हैं। हमने कई सारे अफगानियों से बात की,
उनका सीधा कहना है कि वो भारत को अपना मुल्क समझते हैं, अपने करीब समझते हैं, इसलिए वो लोग हिंदी भी बोल लेते हैं। आश्चर्यजनक तौर पर उन लोगों ने हिंदी फिल्में देखी हैं, हिंदी फिल्मों से बोलना सीखा है, तो वो भारत को ज़्यादा करीब समझते हैं। यही चीज़ पाकिस्तान को हजम नहीं होता, जिसकी वजह से उसने अंदर खाने भारत का विरोध करने वाले गुटों को समर्थन दिया, जिसमें तालिबान सबसे बड़ा गुट है। तालिबान को समर्थन देकर के भारत के विरोध में एक माहौल बनाया, वहाँ एक तरह से कहें अभी के हालात। और सबसे बड़ी बात यह है कि आधे से ज्यादा ये जो तालिबानी कहते हैं अपने आप को, ये सब पाकिस्तानी आर्मी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की किसी ना किसी मिलिट्री विंग से ट्रेनिंग लेकर और उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो कि तालिबान बनकर अफगानिस्तान में अब फिलहाल शिरकत कर रहे हैं। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ 18 इंडिया पर अर्पिता के साथ बने रहिए।